नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कई नेता ऐसे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, कई मसले ऐसे हैं जिनकी खूब चर्चा रही। लेकिन राजनीति में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा उथल पुथल तब मची जब भारतीय जनता पार्टी में कबीना मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आज हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उनकी नज़र से वो कैसे देख रहे हैं। सर, ये बताइए कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, अब तक जो कुछ आपने देखा है, ये किन वजहों से याद किया जाएगा? 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनना तय है। योगी सरकार का सुपड़ा साफ होना भी तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कहती है ठीक उल्टा करती है। इसने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिसने जिसने भी साथ दिया बीजेपी का, उसका कर दिया इन्होंने विनाश और सत्यानाश। साथ ही साथ किया उसके साथ विश्वासघात। आपको याद होगा, किसानों ने झूम कर इनका साथ दिया। सरकार बनने के बाद किसान विरोधी बिल ला करके किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। सालों साल धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहा। दर्जनों से ज्यादा किसान शहीद भी हुए। उन पर तरस नहीं आया, अलबत्ते उनको राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी तक कह दिया। वहीं पर किसान पूरे प्रदेश में इनका बहिष्कार न कर दे, इस डर के मारे औने पौने में बिना किसानों से बात किए आनंद फानंद में वापस भी कर लिया। 75 लाख नौकरी देने का वादा किया था, झूम करके नौजवानों ने साथ दिया। योगी सरकार में कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से आज तक पूरी ही नहीं हुई। या तो पर्चा लीक आउट हुआ, या पूरी की पूरी भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। याद होगा, एक साल पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें 19,000 आरक्षित पदों पर इन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। यह केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया, ऐसा संवैधानिक संस्था आयोग वही भारत सरकार का मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में लिखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना संविधान की मंशा के भी विरुद्ध है और नियम के भी विरुद्ध है। अतः पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों की ही तैनाती सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री ने स्वीकारा भी, भरने का वादा भी किया, एक भी पद नहीं भरा। किसान, बेरोजगार नौजवान, दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर के साथ साथ हमारा छोटा और मध्यम श्रेणी का व्यवसायी भी इनके खिलाफ लामबंद है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था, इस संकल्प के साथ कि किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी, छोटा मध्यम व्यापारी विरोधी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की विरोध करने वाली योगी सरकार को हम उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में हम इनका सुपड़ा साफ करेंगे। हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश जनता आज बड़े पैमाने पर योगी सरकार को
हटाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। 2 चरणों में जहां चुनाव हुआ है वहां पर 3/4 सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा कर रही है। जैसे जैसे पूरब जाएंगे, यहां तक कि योगी जी के गढ़ में भी हम इनको राजनीति की हाशिए पे लाके खड़ा कर देंगे। आज योगी सरकार के पाप का घड़ा भर गया है और इस विधानसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता इनके पाप का भांडा फोड़ेगी और साथ ही साथ योगी जी एक मुख्यमंत्री होकर के, दूसरा एक योगी होकर के, सामान्य योगी नहीं बल्कि एक सबसे बड़ा जो योगियों का पीठ है, गोरखनाथ पीठ, उसके महंत होकर कहते हैं हम जनता की गर्मी उतार देंगे। लेकिन जिस तरीके से जनता ने इनको जवाब दिया, हमें पूरा विश्वास है कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी की गर्मी उतार देगी और यह मुख्यमंत्री के कुर्सी से बाहर होकर के पुनर्मोक्ष को भाव जहां से आए तो वहीं जाएंगे, यानी गोरखपुर की मठाधीशी करेंगे। राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता इनको दूध की मक्खी की तरह निकालने जा रही है। ये जो आपने कहा कि लगातार चुनाव में जिस तरीके से सफलता आपने कहा समाजवादी पार्टी को मिल रही है, मुझे याद पड़ रहा है कि आपने एक रैली में कहा कि अखिलेश को तो श्री कृष्ण हो जाना चाहिए और मैं अर्जुन की तरह तीर चलाऊंगा और बीजेपी को बाहर कर दूंगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कृष्ण और राम और शिव की पूरी एक अलग सी सियासत चलती थी। ये कौन सी महाभारत ले आए आप? देखिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कौरव की ही मुद्रा में है, सत्ता में मदान्ध होकर के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पर जुल्म जातीय अत्याचार कर रहे हैं। तमाम बेटियों की सामूहिक बलात्कार हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। खुलेआम योगी जी की पुलिस व्यापारियों की हत्या कर रही है, वो भी गोरखपुर में। अराजकता का आलम तो यह है कि आज एक नहीं कई दर्जन बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। योगी की सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कम होती है, तथ्यों को छिपाने की बात ज्यादा होती है। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, हत्या कर दिया। तथ्यों को छिपाने के लिए योगी की ही पुलिस तेल डाल करके उसको जला दिया, यानी घर वालों को उसका दाह संस्कार भी नहीं करने का मौका दिया। आज इसी प्रकार से सोनभद्र के उम्भा में पूरे दलितों की बस्ती को उजाड़ दिया। अपराधी खुला मस्त घूम रहे हैं। मिर्जापुर, प्रतापगढ़ में, झांसी में, ललितपुर में गिन गिन करके यह बड़े पैमाने पर एक तरफा अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और गरीब जनता त्रस्त है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा योगी और एक बड़ा उत्तर प्रदेश का नेता मुख्यमंत्री जो हो गया है, वो कहता है कि हमें क्षत्रिय जाति में होने का बड़ा गर्व है, जबकि योगी साधु संत की कोई जात नहीं होती, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भी कोई जात नहीं होती। ये सबके होते हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। योगी और संत और सन्यासी की कोई जाति ही नहीं होती है। फिर भी बड़े घमंड से कहते हैं, क्योंकि एक पत्रकार ने इनसे कहा था कि आप क्षत्रिय जात पर संरक्षण देने का आप पर आरोप है। तो आरोप का खंडन करने के बजाय क्षत्रिय जाति पैदा होने का गर्व होने की बात कहते हैं। जात बात का नंगा नाच कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में जो इन्होंने किया, अगर वो क्षत्रिय जात का अपराधी है तो बहुत पाक साफ है। वो खुलेआम क्रिकेट खेलता दिखाई पड़ता है। अगर वही अपराधी इत्तेफाक से ब्राह्मण समाज का है, दलित समाज का है, पिछड़े समाज का है, मुस्लिम समाज का है, उसका सीधे इनकाउंटर होता है। लेकिन अगर योगी जी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो वह महिमा मंडित किया जाता है। जौनपुर के पुलिस लाइन के बगल में क्रिकेट खेलता नजर आता है और इनकी पुलिस गूंगी बहरी अंधी बन करके तमाशा देखती रहती है। यह योगी सरकार की अराजकता का एक जीता जाता नमूना। स्वामी जी, आपने बेटियों की बात की, लेकिन
आपकी जो बेटी हैं संघमित्रा जी, वो बीजेपी से ही सांसद हैं और बीजेपी ने, आपने जब बीजेपी को छोड़ा तो कहा कि देखिए कोई भी हो छोड़ करके जा रहे हैं स्वामी जी, लेकिन बेटियां बीजेपी में ही सुरक्षित हैं और इसीलिए अभी भी वो बीजेपी में है और उन्होंने उनको पोस्टर पर जगह दी बाकायदा इस टैग को लेके। बेटी ने उस समय उसका उत्तर दिया था जो बेटियों पर कमेंट किया था, स्वयं दे दिया, उसमें किसी और को देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके गाल पर चांटा उल्टा मारा। और वही बात दूसरी ओर, मेरी बेटी जरूर है लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है, और जो भी हमारे साथ छोड़ करके आए, मैंने किसी को दबाव में नहीं पार्टी छोड़वाया, लोग सत्ता छोड़ करके आए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले की एक घटना है, दिल्ली पुलिस ने अपना लोगो बदल दिया। वो लोगो जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था, अशोक की लाट, ऊपर नीचे लाल हरी पट्टी, और जैसे ही डॉक्टर संघमित्रा सांसद बदायूं को पता लगा, उन्होंने तुरंत अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोर निंदा की और दिल्ली पुलिस की ओर से 3 घंटे के बाद सफाई भी आया और सांसद को पत्र भी आया। तो अगर कोई सही मायने में असली अपनी भूमिका निभा रहा है कहीं भी रह के, तो स्वागत योग्य है। लेकिन ये तो बड़ी बात हो गई स्वामी जी, आप तो 5 साल कबीना मंत्री रहे, आपने जिक्र भी किया कि किस तरीके आपके पास तो श्रम रोजगार सेवा योजन मंत्रालय रहा, फिर ये कैसे हो गया कि बीजेपी ताने उलाने विपक्ष के लगातार, अब तो आपके भी झेल रही है कि रोजगार नहीं दे पाए, बेरोजगार हैं और नौजवानों का मसला, ये जिम्मेदारी तो आपकी थी मंत्री रहते हुए। आप सही कह रहे हैं, आप ये भी जानते हैं सेवा योजना से निजी क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है। सरकारी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आयोग होते हैं, निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, चयन बोर्ड होते हैं, इनकी परीक्षा कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जो मुख्यमंत्री के अधीन है। उस विभाग के मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं। एक भी परीक्षा साबित नहीं हुई। बेरोजगार नौजवान जब नौकरी मांगी तो उसे पुलिस की लाठियां भाजी गई, और साथ ही साथ अपनी पीठ उल्टा थपथपाते हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरी दिया, 75 लाख की घोषणा करते हैं। अपने घोषणा पत्र में 5 साल में 75 लाख नौकरी देने का वादा किया। 75 लाख के साथ 4.5 लाख, ऊंट के मुंह में जीरा, और वो भी भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि ये लोगों, जनता को भी ये पता होना चाहिए, जैसे अभी हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष है वो लगातार ये बात कह रहा है कि हम अगर आए तो इतने लाख नौकरी हर साल देंगे, करोड़ देंगे, इस तरीके की बात हो रही है। देखिए सरकारी जो पद हैं उसकी सीमित है संख्या, निजी क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा, तो सवाल यह है कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। मतलब आपने तो वो मंत्रालय संभाला, अगर अब नहीं हो पाया तो फिर अगले 5 साल में कैसे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। सरकारी क्षेत्रों में नौकरी जहां देना है, भारतीय जनता पार्टी सरकार उन सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेच रही है। कहीं रेलवे बेच रही है, कहीं पर आपका एयरपोर्ट बेच रही है, कहीं मेडिकल कॉलेज बोर्ड बेच रही है, कहीं विश्वविद्यालय बेच रही है। तो जिन सरकारी संस्थाओं में सरकारी नौकरी मिलनी है उनको निजी हाथों में दोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आरक्षण का भी कत्लेआम कर रहे हो, सरकारी संस्थाओं को भी अपने निजी चहेतों को दे रहे हो। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। कौन होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आजादी के बाद से अब तक पूर्ववर्ती सरकारों ने जो कुछ बनाया है उसका सत्यानाश करने का ठेका लेके आए क्या? स्वामी जी, लेकिन आप तो कद्दावर मंत्री न सिर्फ इस दौर में रहे हैं, बल्कि हमने 2007 से 12 का दौर भी देखा है, और बहन जी के साथ में आपने लगातार बहुत कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। देखिए 2-3 चीजें हैं, जैसे किसानों का मसला आपने उठाया, भय भूख भ्रष्टाचार का मसला आपने उठाया, रोजगार का मसला उठाया। क्या ये 7 से 12 के दौर में नहीं था?
2009 में तो आपको याद होगा किसानों का पूरा कर्जा केंद्र की सरकार ने माफ कर दिया था। तो ये जो मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त की बातें या इस तरीके के जो वादे होते हैं, एक टाइम पे अगर आप कर भी दें तो फिर वो कर्जे में डूब जाते हैं। हम इसको गलत मानते हैं। इसीलिए मेरी चाहत है कि सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे देते किसी नौजवान को, तो उसके लिए 12,000 की शौचालय क्या आवश्यकता, उसके लिए ये प्रधानमंत्री आवास की क्या आवश्यकता, उसके लिए 5 किलो चावल की क्या आवश्यकता, उसके लिए जो छोटे छोटे उदाहरण देते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये तो किसी को मजलूम, गरीब, लाचार बना करके उसकी लाचारी का फायदा लेते हैं। सही मायने में कोई भी समाज का अंतिम व्यक्ति विकास की मुख्य धारा में तभी खड़ा हो सकता है जब उसे सरकार नौकरी दे, सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिले। प्राइवेट क्षेत्रों में श्रम का शोषण होता है। श्रम मंत्री के रूप में हमने बहुत कुछ रोका भी, प्रभावी अंकुश भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद रहता है। नतीजा होता है कि उनका शोषण की प्रक्रिया जारी रहती है। और आज जो भी सरकार दे रही है वो वोट के लालच में दे रही है। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होगा ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, ये सब जानते हैं। अब भाई देखो, आप पूरा खेत अपने जानवर से चलवा ले रहे हो, छुट्टा जानवर से चलवा ले रहे हो, लाखों की फसल चट हो रही है, 6,000 रुपया सालाना देकर के आप बड़कई लूट रहे हो। अच्छा, इसमें नहीं, फिर क्या आप स्लॉटर हाउस को ठीक ठहराते हैं जो पहले होता था? कौन मांग किया स्लॉटर हाउस का? हम कहते हैं क्यों नहीं गौशाला बनाते, क्यों नहीं चारा भूसा की व्यवस्था करते, क्यों नहीं पानी की व्यवस्था करते, क्यों नहीं उनके ठीक से पोषण की व्यवस्था करते। यह सरकार अपने निकम्मेपन का तोहमत किसी और पर डाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। और इसीलिए हमने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंकने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैं उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करूंगा, योगी सरकार का सुपड़ा साफ करूंगा। दो मसले बड़े गंभीर हो गए हैं स्वामी जी इस बीच में, बीते 24-48 घंटे में। वो यूं है कि अहमदाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, अहमदाबाद ब्लास्ट का जो फैसला आया उसके बाद उत्तर प्रदेश अपने आप सुर्खियों में आ गया। एक उसमें दोषी पाया गया जो व्यक्ति है, उसके पिता समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बात को लगातार फोटो के साथ में दिखाया जा रहा है कि देखिए अखिलेश और समाजवादी पार्टी का संबंध आतंकवादियों से है। और ये भी सच है कि उनके मैनिफेस्टो में भी था कि 2012 का जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने कहा भी था कि जो मुस्लिम आतंकवाद के उसमें बंद हैं हम उनको छोड़ेंगे, और बाद में छोड़ा भी था। तो अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब जो आपकी ये 5 साल सरकार चली, इसमें कम से कम उत्तर प्रदेश में इस तरीके की स्थिति तो नहीं बनी। तो अभी क्या माने कि वापस वो दौर लौट रहा है या ये कुछ, मतलब कैसे इसको समझें? किसी पर उंगली उठाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए। याद होगा जब सईद मुफ्ती जी की बेटी का अपहरण हुआ था, कुछ आतंकवादियों ने उठाया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन सभी आतंकवादियों को बाइज्जत बरी किया था, छुड़वा दिया था। इसलिए क्योंकि वो बड़े नेता की बेटी थी, उसका जान बचाना आवश्यक था। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने करिश्माई हैं, ये लाल टोपी लगा के कहीं भी सफाई खड़े बन जाते हैं, ये आतंकवादी भी बन जाते हैं, ये राष्ट्रद्रोही बन जाते हैं, ये 80-20 का नारा देते हैं। लोगों के समझ में तो आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाला नारा है। 80-20 का नारा देश के बंटवारे का नारा है। 80-20 का नारा संविधान के कत्लेआम का नारा है। 80-20 का नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यानी भाईचारे का कत्लेआम का नारा है। आप 80-20 क्यों दे रहे हो? 80-20 का मतलब है आप फिर से भारत को बांटने की नींव डाल रहे हो। लेकिन ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए आप उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, मंत्री और बाकी पद छोड़ भी दें, आपका एक पूरा जनाधार है, चाहे वो मैं मतलब पिछड़ों में भी मैं यादव, फिर मैं लोहार, कहार, जाटव, पता नहीं, मतलब इतने हैं कि आप क्या करेंगे। आजकल एक ट्विटर पे बड़ा चल भी रहा है, तरह तरह के जो बैगन की प्रजातियां हैं वो लिखा हुआ है कि वो बैगन रखे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये हिंदू इसी तरीके से बटा हुआ है। तो कभी कोशिश तो हमने तो देखी नहीं, 4 दशक हमें भी हो गए लगातार,
हमने तो देखा नहीं कि कोई नेता ये कह रहा हो, बल्कि लोहिया साहब का वही आ जाता है, जाति जो कभी नहीं जाती। तो ऐसे कैसे होगा फिर? इसलिए कि जात बनाने वाले आप वही विशेष लोग हैं जो सबके हक पे आज डकैती डाल रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं पॉइजन किल्स पॉइजन, जात की काट भी जाती है। अगर इनकी जातिवाद के ऊपर, अगर उस जातिवाद को खत्म करने के लिए जातियों का बड़ा गठजोड़ तैयार करके इनको स्वाहा कर देंगे, साफ कर देंगे, ये जातिवाद नहीं करेंगे, ये हरिश्चंद्र बन जाएंगे। और आज भी नारा देते हैं राष्ट्रवाद का। योगी जी करते क्या हैं? जातिवाद का नंगा नाच करते हैं। तो नारा ये खुद देते हैं, कहते कुछ है नहीं। इसमें तो आप लोग जब 2017 में सब लोग साथ में आए थे तो बीजेपी तो लगातार ये कहती आई कि हमने देखिए जो हिंदू समाज है उसको एकजुट किया, और जो अलग अलग जगहों से आए हैं उनकी भले वो किसी विचारधारा के रहे हों, लेकिन अब इस चीज को प्रमोट करेंगे वो कि किस तरीके से सामाजिक समरसता बने, सबका साथ सबका विश्वास, जो उनका नारा था। नहीं, कहां चूक हो गई? पहले नारा इनका था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। चुनाव में इनका मुद्दा विकास का था, हिंदू मुस्लिम का नहीं था, 80-20 का नहीं था। 80-20 तो अब पैदा हो गया। और साथ ही साथ ये 80-20 का नारा देशद्रोही का चरित्र होता है। ये नारा देंगे राष्ट्रवाद का, काम करेंगे देशद्रोही का, राष्ट्रवाद नारा देंगे राष्ट्रवाद का, नंगा नाच करेंगे जातवाद का। इसलिए ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। यही तो मैंने शुरू में आपको कहा। और समय समय पर मैं अपनी बात को कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के बाहर भी बड़के नेताओं से भी, मैं दिल्ली वाले बैठे हुए जो बड़े बड़े नेता हैं जो आज गांव गली कूचे में पर्चा बांटते नजर आते हैं, 5 साल तक कभी उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, हारे गाढ़े कभी आते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, आज वो गांव गली कूचे में पर्चा बांट रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की दहशत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सुपड़ा साफ करने का संकल्प लिया है, उसी घबराहट में इनके दिल्ली वाले बड़के बड़के नेता आज गांव गली कूचे में पर्चा बांटते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है जो एक आरोप जैसा आप पे लगा कि बीजेपी से आपकी थोड़ी इसलिए भी ठनी, और खासतौर से दिल्ली के नेताओं का जो आपने जिक्र किया कि आप उत्कृष्ट के लिए, बेटे के लिए टिकट चाहते थे और ऊंचा हार से चाहते थे, फिर वो कुछ मामला बना नहीं और इस वजह से आप नाराज हो गए। छोटी सोच की छोटी बात। जिस समय मैंने निर्णय लिया उस समय टिकट की बांटने की बात ही नहीं चल रही थी। और यहां तक कि जिन लगभग 150, 160, 70 लोगों का टिकट कटना था, स्वामी प्रसाद मौर्य की दहशत से उनका भी टिकट बच गया। तो इसलिए बीजेपी तो अपना युद्ध अपनी रणनीति से हार गई। जिन 160-70 को इन्होंने चिन्हित किया था कि विधानसभा क्षेत्रों में इनका नेगेटिव मैसेज है, इनको लाया नहीं जाना चाहिए, मेरे इस्तीफा देने के बाद घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय बदला, उन सबको कंटिन्यू कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से जनता तो उनको खारिज करेगी। लेकिन इसमें मुझे आपका वो बयान याद आ रहा है कि मतलब जो आप ही की सीट है फाजिल नगर की, अगर हम बात कर लें तो वहां पर तो स्थिति है कि पहले तो आपका बिल्कुल सीधी सीधी आप कोई था नहीं, फिर वो सुरेंद्र कुशवाहा बीजेपी से आए और इधर फिर मायावती जी ने इगलास को दे दिया टिकट। तो ये कुछ समझ में नहीं आया, मतलब आपकी इक्वेशन गड़बड़ हो जाए इसके लिए पूरी तैयारी है क्या? ऐसा है, मैं सबकी जमानत जब्त कराऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन और कार्यकर्ता से हमेशा जुड़े रहते हैं। ये लोग 5 साल में एक बार जब चुनाव आता है तब उतरते हैं, उतारते हैं। और मैं 12 महीने जनता के बीच में रहता हूं, कार्यकर्ता के बीच में रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं, ईमानदारी से उनके सम्मान स्वाभिमान में जो कुछ भी बन पड़ता है उसको करने में कभी कोताही नहीं करता हूं। यही कारण है पूरे उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता हम पर जान देता है। और रही बात सीट बदलने का, लोग जीती हुई सीट लेने की कोशिश करते हैं। मैंने अपना 3 बार का जीता विधानसभा छोड़ा इसलिए कि हम किसी कार्यकर्ता को लाके वहां से जिता लेंगे। 3 बार की हारी सीट समाजवादी पार्टी की मैंने लिया कि इसको मैं जीतूंगा और विरोधियों को धराशायी करूंगा। आरपीएन साहब चले गए बीजेपी में, उधर पटरौना नहीं, वो आरपीएन जी के अंदर कुवत नहीं है चुनाव लड़ने की, क्योंकि वो 3 बार
उनका दांव खारिज हो चुका है। जब जब उन्होंने ताकत आजमाई तब तो मैंने पटकनी दिया। उनकी मां जी की जमानत जब्त कराई, दूसरा चेहरा लाए दूसरे चुनाव में, बुरी तरह हारा, तीसरा चेहरा लाए तीसरे चुनाव में, वो भी बुरी तरह पटकनी खाया। तो स्वाभाविक रूप से आरपीएन सिंह जी की राजनीति खत्म हो गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर जाने से। चलिए, मैं अब आखिरी सवाल आपसे लूंगा। बहुत सारे मैंने नेताओं को देखा, लेकिन आपने जो ट्वीट कर दिया अपने चुनावी कैंपेन के दौरान, वैसा ट्वीट तो शायद ही किसी नेता ने कहा हो। आपने खुद को ही नेवला बता दिया। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा, जहर जहर को मारता है। और अगर ये नागनाथ और सांपनाथ हैं, आरएसएस नागनाथ, भारतीय जनता पार्टी सांपनाथ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को नेवलानाथ बनकर के एक एक का सर कुचलना पड़ेगा और एक एक को मड़ोर मड़ोर करके पटकनी दे दे करके उनको मारना पड़ेगा। इसीलिए मैंने संकल्प लिया और मैंने ये कहा कि चलो नागनाथ और सांपनाथ का मुकाबला अब अकेला नेवलानाथ करेगा और दोनों को बारी बारी पटकनी देगा। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने बड़ा खुल करके न्यूज़ इंडिया पर अपने जो बयान दिए हैं उसका विश्लेषण किया है और खुद किया है और बताया है कि आखिर उन्होंने किस वजह से कौन सा बयान दिया और किस तरीके से वो 2022 के विधानसभा चुनाव को अपनी तरफ से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।